हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी को गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आई होप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और आगे आने की संभावना है। सी टेट में भी आए हैं और जो अदर स्टेट की जो टेट हुई है जैसे रीट, एमपी टेट, यूपी टेट, उन सब में भी आए हैं। उन सब के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, कुछ अपने नए क्वेश्चन हैं, उन सब के पढ़ेंगे। ये अपनी चौथी क्लास रहेगी आज। पहले से पहले अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट को पूरा विस्तार से पढ़ा है। वर्दी क्या होती है, विकास क्या होता है, उनकी विशेषताएं, उनमें आने वाली कठिनाइयां, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, फिर विकास के सिद्धांत, विकास की अवस्थाएं, सब आज हम उनके क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास की नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। पीडीएफ क्लास की पीडीएफ, क्वेश्चन की पीडीएफ और हर क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम तो ज्वाइन जरूर कर लें। अपना आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? पहला क्वेश्चन रहेगा अपना बाल अध्ययन का पिता। बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन का पिता किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है या पेस्टिलोजी को माना जाता है या स्टेनले हॉल को या जॉन लॉक को? तो बाल अध्ययन का पिता माना जाता है स्टेनले हॉल को। इसमें पहले में हो जाएगा अपना सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बाल विकास का प्रतिपादक किसे माना जाता है? बाल विकास का प्रतिपादक किसे माना जाता है? पहला था बाल अध्ययन का पिता। बाल अध्ययन का पिता था स्टेनले हॉल और बाल विकास का प्रतिपादक कौन होगा? स्टेनले हॉल होगा या पेस्टालॉजी होगा? ये कुछ मिलते जुलते प्रश्न होते हैं ना, ये गड़बड़ी कर देते हैं। तो थोड़ा सा आराम से, बाल विकास का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? बाल विकास का प्रतिपादक पेस्टालॉजी को कहा जाता है और बाल अध्ययन का पिता किसे माना जाता है? वो स्टेनले हॉल को माना जाता है। दूसरे का हो जाएगा दूसरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? बताइए। जॉन लॉक ने किया, पेस्टोलॉजी ने किया या स्टेनले हॉल ने किया या पियाजे ने किया? बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया जॉन लॉक और इनके साथ एक और थे होब्स नाम के, उनका नाम था होब्स। ठीक है, जॉन लॉक ने भी किया था और होब्स ने भी किया था। पियाजे को संज्ञानात्मक विकास के साथ जोड़ा जाता है, पेस्टोलॉजी जो बाल विकास के प्रतिपादक हैं और स्टेनले हॉल बाल अध्ययन के पिता। अब क्वेश्चन नंबर 4, वर्दी शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए। वर्दी शब्द, वर्दी क्या होती है? जिसको मात्रा में मापा जा सकता है, जिसका अच्छे से मापन किया जा सकता है। तो बालक के मानसिक विकास के लिए मानसिक विकास का अच्छे से मापन नहीं किया जाएगा तो इसके लिए भी नहीं किया जाएगा। शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक का शरीर का विकास कितना हुआ, हाइट कितनी बड़ी, वजन कितना बड़ा, आकार में कितना चेंज आया, लंबाई कितनी बड़ी, चौड़ाई कितनी बड़ी, तो क्या हो जाएगा? शारीरिक विकास के लिए। सामाजिक विकास के लिए वर्दी का होता है मात्रात्मक, एक पूर्ण इकाई का मतलब एक संख्यात्मक रूप से अपन उसे दर्शा सकते हैं वर्दी को। तो सामाजिक विकास को संख्यात्मक रूप से नहीं दर्शा सकते, मानसिक और सामाजिक दोनों में दर्शा सकते। शारीरिक विकास को दर्शा सकते हैं कि 6 फुट हाइट है, 50 किलो वजन है, जो भी अपने फिजिकली डेवलपमेंट होते हैं वो सब। विकास का अर्थ क्या है? सॉरी, किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? विकास का आकार बढ़ने से या वृद्धि का है या फिर परिपक्वता है का या अधिगम का है? विकास का तो है गुणात्मक परिवर्तन से, वृद्धि का क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन से। तो आकार क्या होता है? मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक रूप से क्या है? वृद्धि का जो संबंध है वो मात्रात्मक से है। लंबाई, चौड़ाई, आकार, वजन सब मात्रात्मक रूप में जो चीजें दर्शाई जाती है सारी वृद्धि में आती है। और किसका अर्थ, इसमें पूछा है किसका अर्थ आकार बढ़ने से, तो वृद्धि का अर्थ आकार बढ़ने से है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, विकास एवं वृद्धि एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के पूरक है, इनमें से कोई नहीं। वृद्धि एक दूसरे के समान तो नहीं है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास गुणात्मक होता है, तो समान तो नहीं हुए।
समान नहीं हुए, एक दूसरे के विरोधी नहीं हो सकते। ये थोड़ी है कि विकास वृद्धि को रोक देगा, वृद्धि विकास को रोक देगी। दोनों ऑपोजिट तो नहीं हो सकते, तो ऑपोजिट भी नहीं है। एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे का सहयोग करते हुए दोनों चलते हैं। वृद्धि एक समय तक आके रुक जाती है, वृद्धि एक समय तक आके रुक जाती है, और विकास है जन्म गर्भ से कब्र तक चलता रहता है। इसका हो गया अपना सी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, वृद्धि होती है, मात्रात्मक होती है, गुणात्मक होती है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। अभी पीछे जिक्र किया था, वृद्धि मात्रात्मक होती है, मात्रा में दर्शाया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा ए मात्रात्मक। गुणात्मक तो विकास होता है, और विकास गुणात्मक भी होता है, इसके साथ साथ विकास से गुणात्मक के साथ साथ विकास मात्रात्मक भी होता है। ठीक है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, जबकि वृद्धि है वो सिर्फ मात्रात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, विकास की विशेषताएं नहीं है। विकास की विशेषता नहीं है, ये कुछ विशेषताएं लिखी गई हैं, इनमें से कौन सी विशेषता विकास की नहीं है? जन्म से कब्र तक चलता है, सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास कई पक्षों में होता है, ये भी सही है। विकास परिपक्वता तक चलता है, ये गलत है। परिपक्वता तक, मेच्योरिटी तक तो आपकी वृद्धि चलती है। आप एक समय तक आपकी हाइट बढ़ती है, एक समय तक आपका आकार, साइज, शेप और शारीरिक अंगों का विकास होता है। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर आपका शारीरिक अंगों का विकास होता रहेगा। एक समय आता है मेच्योरिटी, परिपक्वता तक आपका विकास होता है, और वृद्धि होती है, फिर वृद्धि रुक जाती है। तो विकास तो जन्म से कब्र तक चलेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कथन सही नहीं है? ये वृद्धि और विकास के बारे में कुछ कथन लिखे गए, इनमें से कौन सा सही नहीं है? वृद्धि भौतिक है और विकास मनोवैज्ञानिक है। भौतिक होता है जिसको अपना खुली आंखों से देख सकते हैं, स्वतंत्र आंखों से देख सकते हैं, तो वृद्धि भौतिक है, सही है। और विकास मनोवैज्ञानिक है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, इसको ज्ञात नहीं, एक्जेक्ट ज्ञात नहीं किया जा सकता कि सामाजिक विकास कितना हुआ है, सामूहिक विकास कितना हुआ है। तो विकास मनोवैज्ञानिक होगा। वृद्धि का सही से मापन किया जा सकता है, वृद्धि का सही से मापन किया जा सकता है। अगर आपकी हाइट मापनी हो तो 6 फुट है या 5 फुट है, सही से माप सकते हैं। विकास गुणात्मक होता है, सही है, विकास गुणात्मक होता है, साथ साथ में मात्रात्मक भी होता है। विकास की प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है, जन्म से ही शुरू नहीं होती। विकास की प्रक्रिया तो गर्भ से ही शुरू हो जाता है, जब बच्चा मां के पेट में होता है तब भी उसका विकास हो रहा होता है। तो इसकी जगह क्या होगा? गर्भ से। ठीक है, विकास की प्रक्रिया जन्म से नहीं, गर्भ से। ठीक है, गर्भ से शुरू हो जाती है, तो इसका सही हो जाएगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्धि का उदाहरण नहीं है, ये कुछ उदाहरण है, उनमें से कौन सा उदाहरण वृद्धि का नहीं है? 6 माह के बालक के दांतों का निकल, जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तब तो उसके दांत आने लग जाते हैं, तो किसका उदाहरण है? वृद्धि का उदाहरण है, सही है। 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का उगना, दाढ़ी मूछों का उगना, यह भी वृद्धि का उदाहरण है। बच्चे की लंबाई बढ़ना, लंबाई मात्रात्मक होती है, माप सकते हैं, वृद्धि का उदाहरण। 3 माह के बालक का उल्टा पलट कर पेट के बल लेटना, यह वृद्धि का उदाहरण नहीं है। 3 माह का बालक जब उसका जन्म लिया है, जैसे वो 3 महीने तक आएगा तब तक उसका कुछ न कुछ शारीरिक विकास हो गया होगा, और वो अपने शरीर के अंगों को हिला डुला सकता है। तो उल्टा लेटकर अपने हाथ रख के और जैसे अपने शरीर को ऊपर नीचे उठाता है, तो उसका विकास हो गया है, वो शारीरिक विकास हुआ है, उसकी वजह से कर रहा है। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सही सूत्र का चुनाव कीजिए। सही सूत्र का चुनाव कीजिए, कौन सा सूत्र इसमें से सही है? अधिगम, पहले बच्चा अधिगम करेगा, फिर उसका विकास होगा, फिर परिपक्वता होगी, नहीं, गलत है। पहले परिपक्व होगा बच्चा, फिर विकास होगा, फिर अधिगम करेगा। पहले मेच्योरिटी आएगी, मेच्योरिटी के साथ साथ विकास होगा, विकास होने के बाद बच्चा क्या करेगा? अधिगम करेगा, नहीं, ये भी गलत है। पहले परिपक्व होगा, अधिगम, परिपक्वता और अधिगम साथ साथ चलेंगे, फिर उसका विकास होता रहेगा। पहले बच्चा परिपक्व भी होगा और अधिगम भी करेगा, सीखेगा भी, समाज से सीखेगा, बाहर से सीखेगा, किताबों से, स्कूल से, हर जगह से सीखेगा, और उसका विकास होगा। तो सूत्र कौन सा सही होगा? सी। विकास है परिपक्वता और अधिगम के आपस में अंतः क्रिया से होता है, तो इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास के संबंध में गलत कथन है। मानव विकास के संबंध में गलत कथन मतलब कौन सा सिद्धांत है जो मानव विकास में मेल नहीं खाता?
विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये भी सही है। उद्दीपन और प्रोत्साहन से विकास को बढ़ावा मिलता है, ये भी सही है। विकास रेखीय नहीं होता, विकास होता है वर्तुलाकार, ठीक है। विकास एक सीधी रेखा में नहीं होता, विकास होता है वर्तुलाकार। तो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 13वें में विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं विकसित करता है, कथन किसका है? ये कथन विकास के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो बताइए। हरलोक ने कहा है, मैकडोगल ने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है, फ्रोबल ने कहा है? ये कहा है हरलोक ने कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं विकसित करता है। जैसे जैसे व्यक्ति में विकास होता जाएगा तो उसकी नई योग्यताएं बढ़ जाएगी और उसमें नई विशेषताएं हो जाएंगी। पहले वो अनमेच्योर होगा, बाद में मैच्योर हो जाएगा। पहले उसे बोलने की तमीज नहीं होगी, जैसे जैसे भाषा विकास होगा वैसे वैसे उसका विकास होगा, वैसे वैसे भाषा विकास होगा, तो नई विशेषता बोलने की हो जाए। मैकडोगल ने तो वो जो मूल प्रवृत्तियां बताई है, वो अपन मूल प्रवृत्तियां पढ़ेंगे तब उसके बारे में, तब मैकडोगल के बारे में पढ़ेंगे। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। फ्रोबेल ने कहा है कि विद्यालय है वो एक बाग है, उसमें जो अध्यापक है वो माली है और बच्चे हैं वो पेड़ हैं, पौधों की तरह हैं। जैसा जैसा माली पौधों को सिंचेगा, जिस तरह से सिंचेगा तो उसी तरह से फल देंगे। ये फ्रोबेल का कथन है। नेक्स्ट है अपना मानव विकास होता है। मानव विकास कैसे होता है? मानव विकास की विशेषता बताइए। मानव विकास निरंतर होता है, क्रमिक होता है, व्यक्तिगत होता है, सभी में अलग अलग विकास होता है। मेरे में अलग हुआ है, कोई किसी की दाढ़ी पहले आ गई, किसी के बाद में आएगी, कोई पहले मैच्योर हो गया, कोई बाद में मैच्योर हुआ। तो व्यक्तिगत होता है, सभी अलग अलग होता है, क्रमिक होता है, निरंतर चलता रहता है, गर्भ से कब्र तक जाता है, तो उसमें हो जाएगा डी। चारों सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, विकास की प्रक्रिया प्रगतिशील, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये 4 कथन लिखे गए, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य मतलब जो गलत है। विकास की प्रक्रिया प्रगतिशील परिवर्तनों की दिशा में होती है, सही है। प्रगतिशील विकास, प्रगतिशील स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है कि कम होता जाएगा। प्रगतिशील पॉजिटिव। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये भी सही है। बच्चे में विकास और वृद्धि की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बच्चे के विकास और वृद्धि की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अनुमान का सिद्धांत, अनुमान का सिद्धांत क्या कहता है? बच्चे के विकास और वृद्धि को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि वो किस फील्ड में जाएगा, वो आगे क्या करेगा। जैसे मतलब बच्चा पढ़ने में होशियार है तो अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ये जॉब लग जाएगा। अगर कोई बदमाश है तो बोलते हैं ना कि ये बदमाश बनेगा, ये गुंडा बनेगा, वो बनेगा। तो भविष्यवाणी की जा सकती है। मानव विकास जैविक और सामाजिक कारणों का परिणाम है, सही है। तो कौन सा जगह से हो जाएगा? सी होगा विकास का अनुमान का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और बाद में हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सिखाता है? पहले पूरे हाथ को, बच्चे को मार कर दिया, पूरे हाथ से पकड़ा, ठीक है। वो पहले पूरे हाथ से पकड़ा, फिर अंगुलियों से और बाद में हाथ और अंगुलियों के एक साथ चलाना सीखता है। पहले मार्कर को पूरे हाथ से पकड़ा, फिर कुछ सारी अंगुलियों और अंगूठे से पकड़ा। धीरे धीरे लिखना सीखेगा तो सिर्फ एक अंगुली या एक अंगूठे से लिखना सीख जाएगा। तो कौन से सिद्धांत का अनुमान है ये? निरंतरता का सिद्धांत नहीं है। अनुमान का सिद्धांत वो पीछे पढ़ाया था अपना भविष्यवाणी वाला। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत ये भी नहीं है। एकीकरण का सिद्धांत ये सही है, ये तीनों नहीं है। एकीकरण का सिद्धांत, व्यक्तिगत अंतर, सभी में अलग अलग विकास होता है, अलग अलग, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में कोई पहले सीख लेता है, कोई बाद में सीखता है। अनुमान का सिद्धांत भी नहीं, निरंतरता का भी नहीं, तो होगा एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। प्रश्न नंबर 17, मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। मानव विकास किस सिद्धांत के अनुसार नहीं होता? इसमें पूछा गया है कि मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत है का नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत है। मानव विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, ये भी सही है। एकीकरण का सिद्धांत भी है। विलोमीयता का सिद्धांत ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले आपकी हाइट 6 फुट होगी और पहले आप बोलना सीखे अच्छे से,
जैसे जन्म लिया तो आप अच्छे से बोलना सीखे, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आपका विकास हो रहा है, तो आप बोलना भूल रहे हो कि कैसे बोलना होता है, कैसे कैसे चलना है, क्या करना है, क्या पहनना है, सारे काम आप भूलते जा रहे हो। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका विकास बढ़ता ही जाएगा, ऐसा नहीं कि घटता जाएगा। तो विलोमियता का सिद्धांत नहीं होता। गर्भावस्था की विशेषता नहीं है। गर्भावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? गर्भधारण से 200 गर्भावस्था गर्भधारण से 280 दिन तक होती है, मतलब 9 महीने तक, ठीक है। गर्भावस्था बच्चा माँ के पेट में कितने दिन तक होता है? गर्भधारण से 280 दिन या 9 महीने तक होता है, सही है। गर्भावस्था में शारीरिक विकास सबसे तेज गति में होता है, ये सही है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये लाइन सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में शारीरिक विकास सबसे तेज गति से होता है, तो वो होता है अपना गर्भावस्था में, ये भी सही है। गर्भावस्था का दूसरा नाम प्रसव पूर्ण अवस्था है, ये भी सही है। गर्भावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास शुरू हो जाता है, ये गलत है। बच्चे का सामाजिक विकास जन्म लेने के बाद होता है, जैसे वो नई दुनिया में आएगा तब उसका सामाजिक विकास शुरू होता है। उसका शारीरिक विकास तो मां के गर्भ से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा अपना 18 में होगा डी, गुणित विकास की प्रक्रिया अभिराम, अभिराम नहीं यहां पे होगा अविराम, अभिराम की जगह कर लेना अविराम, ठीक है, अविराम। विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती है, पर यह गति कभी धीमी और कभी तेज हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान किस सिद्धांत, इस प्रक्रिया को कौन से सिद्धांत में शामिल किया जाएगा कि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, ठीक है, पर यह गति कभी धीमी और कभी बच्चे जल्दी सीखते हैं, कभी धीमे सीखते हैं, कभी उनका शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास तेज होता है और कभी धीमा हो जाता है। किस सिद्धांत के शामिल के विकास? दिशा का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत नहीं होगा। दिशा का सिद्धांत तो सिर से पैर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ होता है। विकास क्रम का सिद्धांत कि विकास स्टेप बाय स्टेप होगा। निरंतरता का सिद्धांत कि विकास जन्म गर्भ से कब्र तक जाता है, ये भी नहीं होगा। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, ये सही है। शिशुअवस्था में सबसे ज्यादा सीखता है बच्चा, जन्म के बाद शिशुअवस्था में सबसे ज्यादा सीखता है। बाल्यावस्था में फिर थोड़ा कम, बाल्यावस्था में शिशुअवस्था की अपेक्षा विकास की गति कम हो जाती है, फिर वापस किशोरावस्था में वापस बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये होगा अपना विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक तत्व है और धीमी प्रक्रिया है? किन्होंने, किसने कहा है कि विकास एक धीमी प्रक्रिया जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है? ये किसने कहा है? ये कहा है अपने हरलोक ने। पियाजे संज्ञानात्मक विकास से है और फ्रोबेल अपने वो विकास से, जो बोलते हैं ना कि विद्यालय एक बाग है, अध्यापक उसमें माली है और बच्चे उसमें पेड़ हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। मानव विकास होता है मात्रात्मक होता है या गुणात्मक होता है, या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, या परिपक्वता तक होता है? बताइए। मानव विकास होता है मात्रात्मक, मात्रात्मक नहीं होता। मात्रात्मक तो क्या होगा? आपकी वृद्धि होगी ना, वो आपकी मात्रात्मक होगी। गुणात्मक हाँ होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, ये भी सही है, ये भी सही है। परिपक्वता तक भी आपकी क्या होगी? वृद्धि होगी, ठीक है। तो गुणात्मक है भी है और मात्रात्मक, गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, क्योंकि विकास एक व्यापक है और वृद्धि उसका एक भाग है। तो विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, जबकि वृद्धि मात्रात्मक होती है और वृद्धि परिपक्वता तक होती है। विकास तो माँ के गर्भ से जब तक इंसान जिंदा है, व्यक्ति जिंदा है, तब तक होता रहेगा, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है? ये कुछ कथन है, कौन सा कथन सही नहीं? विकास लंबवत और सीधा होकर वर्तुला, विकास लंबवत और सीधा न होकर, विकास लंबवत और सीधा यहां पे आएगा न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास सीधा नहीं होता, ठीक है। विकास तो वर्तुलाकार होता है, ये भी सही है। विकास की गति की दर एक सी रहती है, विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। शेष अवस्था में बच्चा
सबसे ज्यादा सीखता है। बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है, किशोरावस्था में वापस गति बढ़ जाती है। विकास की गति की तरह एक सी रहती है, एक सी नहीं रहती। विकास मस्तिष्क दोन्मुखी होता है। विकास सिर से पैर की तरफ होता है। पहले बच्चा अपनी गर्दन को संभालेगा, फिर धड़ को संभालेगा, फिर अपने पैरों पे चलना सीख जाएगा। तो विकास कहां से किधर से किधर होगा? विकास होगा अपना सिर से पैर की तरफ, तो उसे बोला जाता है मस्तिष्क दोन्मुखी। ठीक है। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, सही है। केंद्र से बाह्य की ओर। केंद्र माना जाता है विकास का हृदय, अपने अस्थियों, अपने बाहर के अंगों की तरफ चलता है, सिर से पैर की तरफ और केंद्र से बाहर की तरफ। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? विकास की गति की दर एक सी रहती है, एक सी नहीं रहती, एक अलग अलग रहती है। शिशुअवस्था में अलग होती है, बाल्यावस्था में अलग होती है और किशोरावस्था में अलग होती है। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक अवस्था, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक अवस्था का कोई आपसी संबंध नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अवस्था की भूमिका नगण्य है, ये भी गलत है। का कोई प्रभाव नहीं होता, ये भी गलत है। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका क्या होगा? इसका होगा अपना डी क्यों होगा? बच्चों में अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर बच्चा दुखी है, उसे किसी चीज की जरूरत है, उसे वो चीज नहीं मिल रही, तो उसे वो मन से दुखी है। अगर उसे कुछ सीखने को कहा जाए, कुछ याद करने को कहा जाए, तो वो नहीं कर पाएगा। तो उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शारीरिक स्वास्थ्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी बच्चे का पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, वो बीमार है, उसे कुछ याद करने को कहा जाए, उसे कुछ काम कहा जाए, तो वो गुस्सा करेगा, वो नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं कर पाएगा क्यों? उसके शारीरिक स्वास्थ्य में उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। कुछ न कुछ अंग दर्द कर रहे हैं, सिर दर्द करना, पेट दर्द करना। जब भी आपने आमतौर पे देखा होगा कि किसी भी बच्चे का, अपन स्कूल जाते थे, कॉलेज टाइम जब भी पढ़ते हैं, तो किसी का सिर दर्द करता, अपना जहां तक कि अपना भी सिर दर्द करता है, अपन किसी भी काम में रुचि नहीं लेते, पेट दर्द करता है, किसी के साथ बोलना पसंद नहीं करते, कोई बोल रहा है तो ऐसे लगता है कि क्यों बोल रहा है। तो अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य भी मैटर करता है और अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स भी मैटर करती है। ठीक है। अगर आप दुखी हो तो आप नहीं सीख पाओगे, अगर आप खुशी हो तो आप खुशी में सब कुछ सीख लोगे। ठीक है। फिर आता है अपने 24वां, शरीर के केंद्र या भाग से परिधियों की ओर विकास दर्शाता है। मध्य से बाह्य, जो अपने पढ़ा था ना ऊपर, सिर से पैर की तरफ और केंद्र से बाहर की तरफ, ये वही है। केंद्र भाग से परिधियों की ओर विकास दर्शाता है। सतत विकास का सिद्धांत नहीं। सतत विकास का मतलब विकास गर्भ से मृत्यु तक जाता है। विकेंद्रीकृत विकास का सिद्धांत, ये भी नहीं। मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत सही है। विकास केंद्र से बाहर की तरफ जाता है। फिर है डी है शीर्षगामी विकास का सिद्धांत, सिर से पैर की तरफ। तो इसमें पूछा है केंद्र से बाहर की तरफ, परिधियों की तरफ, तो इसका हो जाएगा मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25, सर्वाधिक तेज विकास किस अवस्था में होता है? अगर सीधा पूछा जाए सर्वाधिक तेज विकास किस अवस्था में होता है, तो वो होगा अपना, बताइए आप किस अवस्था में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना भी है सीटेट में। सर्वाधिक तेज विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में, गर्भावस्था में, शिष्यावस्था में? सीधा पूछा गया, ध्यान रहे, सीधा पूछा गया, जन्म के बाद नहीं पूछा गया। ठीक है। तो होगा शिष्यावस्था में। सर्वाधिक तेज विकास शिष्यावस्था में। अगर पूछा जाए जन्म के बाद सर्वाधिक तेज विकास किस अवस्था में होता है, सॉरी, सर्वाधिक तेज विकास किस अवस्था में होता है? वो होता है अपना गर्भावस्था में। गर्भावस्था में सारे सबसे तेज विकास होता है। अगर ऐसा पूछा जाए जन्म के बाद किस अवस्था में होगा, तो वो होगा शिष्यावस्था में। गर्भावस्था होती है गर्भ धारण से 200, ये जो 280 दिन होते हैं ना, इन दिनों में सर्वाधिक तेज विकास होता है। बच्चा एक मानवाकृति धारण कर लेता है। एक शुक्राणु और अंडाणु मिलके एक भ्रूण, वो युक्ता बनता है, युक्ता से भ्रूण बनता है, भ्रूण से मानवाकृति बनती है, पूरी मानवाकृति का धारण हो जाता है, सारे अंगों का, सारे शरीर का निर्माण हो जाता है। वो होता है गर्भावस्था में।
उसके बढ़ावा मिलता है जन्म के बाद, तो आकृति बढ़ जाती है, शेप बढ़ जाती है, आकार बढ़ जाता है, पर उसका जो प्रारूप है ना वो गवाह के गर्भ में ही बनता है। ठीक है, तो सबसे तेज विकास होगा अपना गर्भावस्था में, जन्म के बाद पूछा जाए तो होगा शिष्यावस्था में। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास, मानव जीवन का प्रारंभ होता है 1 कोष से, 2 कोष से, 3 कोष से, बताइए। अपने पढ़ा था कल की क्लास में, हाँ कल की क्लास में पढ़ा था, मानव जीवन का प्रारंभ कितने कोष से होता है? 1 कोष से होता है, 2 कोष से या 3 कोष से होता है? वो होता है 1 कोष से। ठीक है, अगर पूछा जाए संयुक्त कोष में कितने कोष होते हैं? संयुक्त कोष मिलता है 2 कोषों से मिलकर। ठीक है, संयुक्त कोष, संयुक्त कोष, संयुक्त कोष में 2 कोष होते हैं। ठीक है, एक तो होता है मातृ कोष, एक होता है पितर कोष। संयुक्त कोष का निर्माण 2 कोष से होता है, मातृ कोष से और एक पितर कोष से। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र के आधार पर होता है? लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र के आधार पर होता है? XX से या XY से या YY से, या A या B दोनों, ये या ये दोनों होंगे, या ये होगा, या फिर एक ये, इनमें से कौन सा होगा बताइए? लिंग का निर्धारण XY गुणसूत्र से होता है, तो इसका होगा B। इसके साथ आप जिक्र करते हैं गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? संख्या, गुणसूत्रों की संख्या बताइए कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है, 46 होती है? गुणसूत्रों की संख्या होती है अपनी 46। क्यों सही लिखा है ना, 46 होती होगी, संख्या 46 होती है। गुणसूत्र के जोड़े पूछे गए ना आपको, तो वो होते हैं आपके 23, जोड़े 23 होते हैं और संख्या उनकी 46 होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित करें। कौन सा क्रम सही है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट या युग्मनज? शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, बताइए 1 2 3 4 कौन सा सही है, या फिर सारे ही सही हैं? एक ऑप्शन का सिलेक्ट कीजिए। इसका होगा 3 नंबर। 3 नंबर कैसे हुआ? अंडाणु मां के गर्भ में होता है, शुक्राणु जब मेल और फीमेल क्रॉस करते हैं तो अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं। अंडाणु तो पहले मां के गर्भ में है ही, फिर शुक्राणु मिलते हैं, तो फिर बनता है युग्मनज, मतलब युक्ता बनता है। युक्ता की आकृति कैसी होती है? अंडाकार। जैसे जैसे 10 से 14 दिन के बीच उस युक्ता में विभाजन होता है, वो मां के गर्भ में चिपक जाता है और 14वें दिन से 60वें दिन तक वो एक भ्रूण का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, और 60वें दिन से 280वें दिन तक वो मानव आकृति धारण कर लेता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29, गुणसूत्र बने होते हैं कैल्शियम से, विटामिन से या डीएनए नामक पदार्थ से? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आया भी है पहले, रीट में भी आया है, एचटेट में भी आया है और सीटेट में 1-2 बार पूछा गया है। बताइए गुणसूत्र किसके बने होते हैं? कैल्शियम के, विटामिन के, डीएनए के। तो गुणसूत्र होते हैं और डीएनए नामक पदार्थ के बने होते हैं। इनके एक डीएनए नामक पदार्थ होता है उसके बने होते हैं, और जो आनुवंशिकता वो होती है वो एक मीम्स नाम का पदार्थ होता है, उनकी वजह से डीएनए और गुणसूत्रों में रिलेटिव होता है। अपन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, अभी ऊपर बात की थी अपने, संख्या कितनी होती है? संख्या होती है, सॉरी इसमें पूछेंगे जोड़े होते हैं, कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। संख्या कितनी होती है? 46। 46 तो संख्या होगी, गुणसूत्रों की संख्या 46 होगी और जोड़े होंगे 23। अलैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं? अलैंगिक गुणसूत्र के जोड़े
समलैंगिक अलैंगिक जो भी मान लो आप, कितने होते हैं वो 23 जोड़े होते हैं, वो होते हैं अपने 22 समलैंगिक या अलैंगिक। जो एक जोड़ा होता है वो लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। आइबेरियन पत्ती का संबंध किससे है? आइबेरियन पत्ती, आइबेरियन कहां गया? आइबेरियन पत्ती का संबंध किससे है बताइए? आइबेरियन पत्ती होती क्या है? आइबेरियन पत्ती का संबंध किससे है? लैंगिक पूर्वाग्रह से है, शिष्यावस्था से है, या गर्भावस्था से है, या ये सभी, या इन सभी से है? आइबेरियन पत्ती, आइबेरियन पत्ती होती है जब बच्चा 3 माह का होता है माँ के पेट में, तब उसको मैथ्स और साइंस की शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी जाती है, वो होती है आइबेरियन पत्ती। तो माँ के पेट में 3 महीने कब होगा? गर्भावस्था में। आइबेरियन पत्ती का संबंध किससे है? गर्भावस्था से। आइबेरियन पत्ती आई कब? आइबेरियन पत्ती आई 14 अप्रैल 2015 में। 14 अप्रैल 2015 में आइबेरियन पत्ती का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 14 अप्रैल 2015 में। कहां किया गया? इंदौर में। इंदौर में किया गया, अपने भारत में भी, ठीक है। आइबेरियन पत्ती में पूछा जाए कि आइबेरियन पत्ती में कितने माह के बच्चे को मैथ और साइंस की शिक्षा दी जाती है? तो 3 माह के बच्चे को। किस आयु वर्ग में बालक लिंग पहचान करना शुरू कर देता है? कितने वर्ष का बालक होता है जो ऐसे जानने लग जाता है कि मैं लड़का हूं या मैं लड़की हूं, ये लड़का है या मैं लड़की हूं? बताइए। 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 1 वर्ष का? जब बच्चा 3 वर्ष का होता है ना, जैसे बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, तो वो ये समझने लग जाता है कि मैं लड़का हूं या मैं लड़की हूं, सामने वाला लड़का है या लड़की है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। शिष्यावस्था का समय है। शिष्यावस्था कब से कब तक होती है? 2 से 12 वर्ष तक, गर्भधारण से जन्म तक, या 12 से 18 वर्ष तक, या जन्म से 2 वर्ष तक? शिष्यावस्था का समय। गर्भावस्था होती है 0 से 280 दिन, मतलब 9 माह तक, और शिष्यावस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। 2 से 12 तक होती है अपनी बाल्यावस्था, और 12 से 18 होती है अपनी किशोरावस्था, ठीक है। 12 से 18 किशोरावस्था, 2 से 12 बाल्यावस्था, और जन्म से 2 शिष्यावस्था। अब चलते हैं नेक्स्ट। शिष्यावस्था में बालक शिष्यावस्था में बालक किस विधि के माध्यम से सर्वाधिक सीखता है? जन्म से 2 वर्ष का बच्चा होता है, वो किस विधि के द्वारा सबसे ज्यादा सीखता है? सामाजिकीकरण विधि से नहीं सीखता। सामाजिकीकरण विधि तो बाल्यावस्था में बच्चे में सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास करने के लिए काम में ली जाने सबसे उपयुक्त विधि है सामाजिकीकरण विधि। शिष्यावस्था में बालक सीखता है अनुकरण विधि के माध्यम से, वो फॉलो करता है, अपन जैसा करते हैं वो वैसे ही करता है। अपन जो अच्छा कर रहे हैं तो वो अच्छा करेगा, अपन बुरा करेंगे तो वो बुरा करेगा, ठीक है। तो बच्चा शिष्यावस्था में अनुकरण विधि से ज्यादा सीखता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिष्यावस्था में सीखने का माध्यम क्या होता है? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप। शिष्यावस्था में सीखने का माध्यम, एक माध्यम होता है, एक ज्ञानेंद्रियां होती है। बताइए। सॉरी, एक माध्यम होता है और एक सहायक तत्व होता है। कौन सा होगा? शिष्यावस्था में सीखने का माध्यम तो होगा ज्ञानेंद्रिय। जन्म से 2 वर्ष का बच्चा होता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है ज्यादा। किसी वस्तु को छूकर या देखकर, सुनकर, तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। पूछा जाए कि शिष्यावस्था में सीखने का सहायक तत्व कौन सा है? अगर सहायक तत्व पूछा जाए ना, तो वो होता है अनुकरण, ठीक है। क्या सहायक तत्व? सीखने का सहायक तत्व क्या है? अनुकरण। और माध्यम पूछा जाए तो होगा ज्ञानेंद्रियां। माध्यम तो होगा ज्ञानेंद्रियां, और सहायक तत्व पूछा जाए तो वो होगा अनुकरण। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अवस्था में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? काम की भावना, सेक्सुअल हॉबीज, जो भी
आप इंग्लिश में समझ रहे हो, काम प्रवृत्ति वो होती है अपनी शिष्यावस्था में। फ्रोबेल ने बताया ऐसा कि बच्चा जब माँ का स्तनपान करता है तो भी एक काम प्रवृत्ति की वजह से, काम प्रवृत्ति पे आधारित होती है, तभी वो स्तनपान करता है। वो होगा 36 होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेबुलर आशा के साथ किसे जोड़ा जाता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार आया है, कई टेट में आया है, सी टेट में, रीट में, एस टेट में भी आया है। बताइए टेबुलर आशा के साथ किसे जोड़ा जाता है? टेबुलर आशा का क्या मतलब होता है? बच्चा एक और एक कागज के समान है, उस पर लिखने का काम अनुभव द्वारा किया जाता है। ये किसने कहा था? फ्रोबेल ने कहा था। नहीं, जॉन लॉक। टेबुलर आशा के साथ जॉन लॉक को जोड़ा जाता है। फ्रोबेल ने तो कहा था कि बच्चा, वो विद्यालय एक बाग है, टीचर उसमें माली है, बच्चे उस पर पौधे हैं। टेबुलर आशा के साथ जॉन लॉक को जोड़ा जाता है। जॉन लॉक ने कहा था कि बच्चा एक कोरा कागज या एक कच्चे मटके की तरह है, उस पर लिखने का काम या उसे आकार देने का काम अनुभव द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सिल्ली ने शिष्यावस्था की आयु कितनी मानी है? ये आपको करवाया था मैंने परसों की क्लास में करवाया था, जब अपने विकास की अवस्था पढ़ रहे थे। सिल्ली ने शिष्यावस्था की आयु कितनी मानी है? बताइए। जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 10 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष। जन्म से 1 वर्ष नहीं मानी, जन्म से 10 वर्ष नहीं मानी, जन्म से 2 वर्ष तो सामान्य है, सामान्यतः है। और एनसीईआरटी के अनुसार तो है जन्म से 2 वर्ष। मतलब सिल्ली नाम के एक मनोविज्ञान थे, उन्होंने शिष्यावस्था की जो अवधि है वो जन्म से 5 वर्ष मानी है। और तीसरे में क्या हो जाएगा? 1 नंबर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 39। मुझे कोई बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियरिंग या अन्य कुछ भी बना सकता हूं, यह कथन किसने कहा? बताइए किसने कहा था कि मुझे कोई बच्चा दे तो मैं जो चाहूं उसे बना सकता हूं, डॉक्टर, चोर, इंजीनियरिंग, कुछ भी बना सकते हैं वो? किसने कहा था? बताओ। वॉटसन ने कहा था, जॉन लॉक ने तो कहा था कि बच्चा एक कोरे कागज की तरह है। वॉटसन ने कहा था मुझे कोई बच्चा दे दो, मैं उसे जिस वातावरण में रखूंगा, जैसे रखूंगा तो मैं जो बनाना चाहूंगा वो बन जाएगा। फिर आता है अपने क्वेश्चन नंबर 14। 2 वर्ष से किस अवस्था तक बच्चे का विकास धीमा हो जाता है? शिष्यावस्था के बाद किस अवस्था तक बच्चे का विकास है उसकी गति धीमी हो जाती है? बताइए। पूरे बाल्यावस्था तक विकास की गति धीमी हो जाती है, उत्तर बाल्यावस्था तक या किशोरावस्था तक, या प्रत्येक अवस्था में विकास की गति समान रहती है? गति तो समान नहीं रहती। गति की विभिन्नता का नियम कहता है कि अलग अलग अवस्था में अलग अलग गति होती है। किशोरावस्था तक या उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था तक, इन दोनों को मिला के वो मिलती है ना बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है अपनी 2 से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था का टाइम पीरियड क्या है? 2 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था में गति की वो विकास की गति है वो धीमी हो जाती है। और आगे कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था। तो 2 वर्ष से किस अवस्था तक बच्चे के विकास की गति धीमी हो जाती है? किशोरावस्था तक बच्चे के विकास की गति धीमी हो जाती है। बाल्यावस्था में विकास की गति धीमी रहती है। अपन चलते हैं नेक्स्ट। कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, कब शुरू करता है? जब वह अपने घर से बाहर निकलता है, नहीं घर में भी सीखता है, विद्यालय में प्रवेश लेता है, विद्यालय से पहले भी सीख लेता है। जब वह बोलना शुरू कर देता है, नहीं, जब वो नहीं बोलता जन्म लेते ही सीखना शुरू कर देता है, तो बोलना तो बाद में होगा। अपने जन्म से ही बच्चा अपने जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है, इसमें हो जाएगा सी। खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? टॉय एज। टॉय एज किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शिष्यावस्था को, उपरोक्त सभी। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। फिर है 43। 6 से 10 वर्ष की आयु में बालक किस में रुचि लेना शुरू कर देता है? धर्म में रुचि लेना शुरू कर देता है? नहीं, 6 से 10 वर्ष का बालक जानता ही नहीं धर्म क्या होता है। मानव शरीर में? नहीं, विद्यालय में।
6 से, जैसे बच्चा 6 वर्ष का होता है तो उसे तुम स्कूल भेजते हैं। 6 वर्ष का बालक होता है उसे कौन सी कक्षा में बिठाया जाएगा? पहली कक्षा में बिठाया जाएगा। ठीक है, जितने वर्ष का बच्चा होगा, एनसीएफ कहता है कि बच्चा जितने वर्ष का है उससे 5 कम करके उसको उसी कक्षा में बिठा दे। अगर बच्चा 7 साल का है, स्कूल भेजा है, तो उसे दूसरी कक्षा में बिठाएं। अगर बच्चा 10 साल का है तो उसे 5वीं कक्षा में बिठाएं। अगर वो 6 साल का है तो उसे पहली कक्षा में बिठाएं। ठीक है, तो 6 वर्ष का होगा तो विद्यालय में रुचि लेना शुरू कर देगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, नई खोज की अवस्था किसे माना जाता है? नई खोज, बच्चा नई नई चीजों को खूब खोजने लग जाता है। कब ऐसे जानने, मतलब जानने का इच्छुक कब होता है? उसमें जिज्ञासा कब, कौन सी अवस्था में बनती है कि मैं ये जानूं वो जानूं? बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, शिष्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में? पूर्व बाल्यावस्था तो टेबॉइज होती है, ये नहीं होगी। शिष्यावस्था में तो क्या ही जानेगा बच्चा, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। बाल्यावस्था में ये अनुकरण के माध्यम से सीखता है, और इसमें सामाजिकरण विकास होता है, तो बच्चा सीखेगा उत्तर बाल्यावस्था में। बच्चे को मतलब जब बच्चा 7 साल का हो जाता है, 7 साल के बाद बच्चे को कोई वस्तु या कोई खिलौना ला के दिया जाता है तो उसे तोड़ के देखता है कि इसमें क्या लगा है, इसके पहिए कैसे घूम रहे हैं, ये घोड़ा ये कैसे दौड़ रहा है, ये टेडी बेयर ऐसे क्यों है, तो उसको फाड़ना, उसको तोड़ना फोड़ना, मतलब वो एक खुद ब खुद वैज्ञानिक बनना शुरू कर देता है। फिर अपन चलते हैं, बालक में सामाजिक गुणों का विकास करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सामाजिक विकास। खेल विधि के माध्यम से आप कर सकते हो, पर इसमें पूछा है सबसे अच्छी विधि पूछा गया है। तो बताइए, आगम विधि से नहीं, इसमें व्याकरण का ज्ञान, निगमन विधि से व्याकरण की परिभाषाओं को रटना। सामाजिकीकृत विधि से आप बच्चे में सामाजिक विकास को बढ़ावा दे सकते हो। सामाजिकीकृत विधि एक बहुत अच्छी विधि है जो बाल्यावस्था में बच्चों को नैतिक गुणों और सामाजिक विकास का बढ़ावा देती है। चलिए नेक्स्ट, किस अवस्था में विद्यालय परिवार का स्थान ले लेता है? किस अवस्था में विद्यालय परिवार का स्थान ले लेता है? शिष्यावस्था में, किशोरावस्था में, या बाल्यावस्था में, या युवावस्था में? बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। किस अवस्था में विद्यालय परिवार का स्थान ले लेता है? बच्चा किस अवस्था में स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है? बाल्यावस्था में जाना शुरू कर देता है, तो बाल्यावस्था में विद्यालय परिवार का स्थान ले लेता है, और जो अध्यापक है वो माता पिता का स्थान ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, WHO के अनुसार किशोरावस्था की आयु कितनी मानी गई है? कहां गए? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किशोरावस्था की आयु कितनी मानी है? बताइए, किशोरावस्था की होती कितनी है वैसे? 12 से 18 एनसीईआरटी के अनुसार। एनसीईआरटी और सामान्यतः किशोरावस्था की एज होती है 12 से 18। WHO ने कितनी मानी? WHO ने मानी है 10 से 19 वर्ष। WHO ने कहा है कि 10 साल का बच्चा किशोरावस्था में आ जाता है और वो 19 वर्ष तक किशोरावस्था में रहता है, उसके बाद अवस्थाएं चेंज हो जाती है। फिर आता है अपना क्वेश्चन 48, नकारात्मक व्यवहार किस अवस्था में सामान्यतः देखा जाता है? शिष्यावस्था में, या बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में? प्रौढ़ावस्था में तो नकारात्मक व्यवहार कहां से होगा? सब मेच्योरिटी आ जाती है, सब ठोकरे खा के इंसान समझदार बन जाता है। प्रौढ़ावस्था तो नहीं होगी। किशोरावस्था में वो कुछ हद तक समझदार हो जाता है और अपने साथी संगियों से देखकर, समाज में रहकर, दुनिया में घूम फिर कर, किताबें पढ़कर कुछ हद तक समझदार हो जाता है। नकारात्मक व्यवहार किसमें? शिष्यावस्था में तो होगा ही नहीं, होगा बाल्यावस्था में। फिर आता है अपना 49, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण और संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव। संवेगात्मक शक्ति, फीलिंग, इमोशन। विपरीत लिंग, लड़का है वो लड़कियों को दोस्त बनाना शुरू कर देगा, और लड़कियां हैं वो लड़कों को दोस्त बनाना शुरू कर देगी। बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, वो बेस्ट फ्रेंड बनाना कब शुरू कर देता है? किस अवस्था में होते हैं?
जब लड़के और लड़कियां बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं, जब अध्यापक पूछता है कि वो लड़की आपकी क्या है, तो बोलते हैं मेरी फ्रेंड है, तो वो कौन सी अवस्था होती है जिसमें वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है, उसमें मतलब अटैचमेंट हो जाती है। एक लड़की सोचती है कि मैं एक लड़के को दोस्त बनाऊं, एक लड़का सोचता है कि मैं एक लड़की को दोस्त बनाऊं। बताइए, संवेगात्मक शक्ति, फीलिंग्स। गर्लफ्रेंड का 2 दिन तक मैसेज नहीं आया तो उदास हो जाना, कुछ ना करना, नहीं पढ़ना, नहीं सोना, नहीं खाना, किसी से बातचीत ना करना, कौन सी अवस्था में होगा वो? किशोर अवस्था में। इसमें गर्लफ्रेंड भी चाहिए, प्यार भी चाहिए और सारे आपकी ही बात माने, आप ही सही हो, घर वाले ही गलत हैं, दोस्त सही हैं। वो कौन सी अवस्था होती है? किशोर अवस्था। फिर होता है अपना क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा शब्द किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? कौन सा शब्द? एक शब्द की बात की जा रही है, व्यक्त तो परिभाषा भी करती है, मतलब इनमें से कौन सा एक शब्द है? विकास करता है, वृद्धि करती है या परिवर्तन करता है? बताइए, या समायोजन करता है? 4 शब्द है आपके सामने। कौन सा शब्द किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? विकास नहीं करता। विकास तो किशोरावस्था के बाद भी चलता रहेगा, वयस्क अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, हर अवस्था में विकास चलता है, विकास नहीं होगा। वृद्धि एक सीमित समय पर आके रुक जाएगी, वृद्धि भी नहीं होगी। तो परिवर्तन, सबसे ज्यादा परिवर्तन किस अवस्था में होते हैं? किशोर अवस्था में होते हैं। तो हो जाएगा परिवर्तन। समायोजन तो किशोर अवस्था में होता ही नहीं है। कहां पे समायोजन होगा? जब बात आती है बेस्ट फ्रेंड की, बोलते ना कि वो तो मेरा बस बेस्ट फ्रेंड ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। अध्यापक पूछता है वो कौन है? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा ठीक है, तो समायोजन तो होता नहीं है। आप वाले कर्स को कोई दूसरा देख रहा है, आपकी पसंद को साथ कोई दूसरा बात कर रहा है, कहां शांत रहते हो आप? अगले को जाकर सीधा बोलते हो हाँ भाई क्या दिक्कत है बताइए, समायोजन भी नहीं होता। ठीक है, फिर है क्वेश्चन 51। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता है जो किशोरावस्था की नहीं? अहम की भावना अधिक होती है। हाँ, बच्चा अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता है कि जैसा मैं हूं वैसा कोई नहीं है, मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत है। जो मुझे बता रहे हैं कि ये करना है वो करना है, उन्हें कुछ पता नहीं है और मुझे राय दे रहे हैं। ठीक है, अहम की भावना अधिक होती है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। लड़का लड़कियों को दोस्त बनाता है, लड़कियां लड़कों को दोस्त बनाती है, ये भी सही है। मूर्त चिंतन पाया जाता है। संगी साथियों की बात को प्राथमिकता दी जाती है, दोस्तों की बात को अहमियत दी जाती है। जो माता पिता बताते हैं, अपने घर वाले जो राय देते हैं वो गलत है, वो तो कहीं गए ही नहीं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। दोस्त, जो मेरे दोस्त मुझे बता रहे हैं ना, वो ही सही है। तो बताइए, संगी साथियों की बात को प्राथमिकता दी जाती है, सही है। मूर्त चिंतन पाया जाता है। किशोरावस्था में मूर्त चिंतन नहीं पाया जाता, अमूर्त चिंतन पाया जाता है। मूर्त चिंतन तो पाया जाता है बाल्यावस्था में। तो कौन सा हो जाएगा? सी। 51 का होगा सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गए समाप्त। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन नया टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। पहले उनको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे टॉपिक पूरा होगा वापस उनके ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे। सीटेट के एग्जाम शुरू होने से पहले पहले आपको पूरी की पूरी सीडीपी और हर सब्जेक्ट की पेडागोजी कंप्लीट करवा दी जाएगी। मैं आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। एक बार आपको दिखा दूं टेलीग्राम, कहाँ गया टेलीग्राम में? लर्निंग बाय डूइंग के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चनों की पीडीएफ प्लस क्लास में जो पीडीएफ से पढ़ाया जाता है वो सारी वहां पे अवेलेबल करा दी जाएगी। आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ प्लस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन करवाए गए वो सारे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिए। सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू।